स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास। बीएससी पास फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट सेकेंड। ठीक है, कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है, समझ में आ रहा है टॉपिक? क्या पढ़ रहे थे कल हम? परिवर्ती द्रव्यमान, परिवर्ती द्रव्यमान पढ़ रहे थे। ठीक है, परिवर्ती द्रव्यमान के बारे में हम पढ़ रहे थे। हाँ, तो यहाँ से आपको आप लोग थोड़ा समझते जाओ, तब तक मैं थोड़ा इंक भी डाल दूँ इसमें। तो आप लोगों को क्या समझ में आया इस टॉपिक से? कल हमने इक्वेशन निकाली थी मोशन की, कि न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो नियम किस अकॉर्डिंग दिए थे कि जब द्रव्यमान कैसा हो, द्रव्यमान नियत हो किसी पिंड का, किसी वस्तु का, F बराबर ma जो हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, द्रव्यमान m का मान हमारा नियत होता है, उस कंडीशन में ही वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, सही होती है। ठीक है, अब मान लो अगर द्रव्यमान भी हमारा बदलने लग जाए तब हम नहीं कह सकते F बराबर ma, वो इक्वेशन तब सही नहीं होगी। ठीक है ना, हमारा मतलब यह है कि कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं, कुछ गतियां ऐसी भी होती है कि जब कोई पिंड होता है वो गति करने के साथ साथ उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता जाता है। ठीक है ना, वो द्रव्यमान में परिवर्तन उसका कैसा होता है, हो सकता है कि द्रव्यमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाए या हो सकता है पहले की अपेक्षा कम हो जाए, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दे रखी है। कल हमने 2-3 एग्जाम्पल भी पढ़े थे। कौन से? जैसे मान लो कोई ट्रक जा रहा है, पीछे कंटेनर है, बारिश आने लग गई तो बारिश से क्या होगा, पानी तो भर जाएगा उसमें। ठीक है, तो ऐसे में द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। या मान लो कोई अगर रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा है, उसमें नीचे छेद एक तरफ, या वैसे भी देखते हो ना कितने सारे, जैसे ये जो गाड़ियां होती है, लोडिंग गाड़ियां होती है, इनमें क्या होता है कहीं ना कहीं तो छेद रह ही जाते हैं, होते हैं साइड में थोड़े बहुत। हम देखते हैं जैसे कोई बहुत ज्यादा मिट्टी विट्टी भर के ले जा रहे कुछ भी, तो थोड़ी बहुत साइड साइड से गिरती भी रहती है। ठीक है ना, अब वो ठीक है, उतनी ज्यादा मिट्टी के कंपेयर में वो गिरने वाली मिट्टी का मान बहुत कम होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट हम द्रव्यमान को नापें तो कुछ ना कुछ कमी तो होती ही जाती है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हमने कुछ 2-3 एग्जाम्पल देखे थे और हमने देखी थी गति के समीकरण की जो नई समीकरण हम यूज करेंगे, इसके लिए F बराबर ma की जगह हमने m dv बटे dt के लिए हमने एक इक्वेशन देखी थी। क्लियर है, उस समीकरण का नाम वैसे उसको मिक्सचर स्काई इक्वेशन भी कहा जाता है, मिक्सचर स्काई इक्वेशन। कल जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसको m dv बटे dt बराबर क्या देखा था हमने, F एक्सटर्नल प्लस वी आर इंटू डी एम अपॉन डी टी। m dv बटे dt बराबर क्या देखा था, F एक्सटर्नल प्लस पी आर डी एम बटे डी टी। ये इक्वेशन किसके लिए सेटिस्फाइड होगी, परिवर्तित द्रव्यमान की कंडीशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर dm बटे dt भी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा वो वाला पद भी आ रहा है कि जहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है dm बटे dt। जबकि पहले तक जो हमें समीकरण हम यूज में लेते हैं F बराबर ma, वहां पर तो m कैसा होता है, स्थिर होता है, वेग होता है, सॉरी त्वरण जो होता है वो होता है dv बटे dt के बराबर होता है त्वरण। ठीक है ना, तो त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन, तो वो तो चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा द्रव्यमान कैसा होता है, F बराबर ma में द्रव्यमान तो बिल्कुल नियत होता है, m यहाँ पे m कैसा है, नियत है। और जबकि इस समीकरण में आप देख सकते हो ये मान भी कैसा है, m इंटू a के बराबर है, मतलब कि f के बराबर है। तो f की ये इक्वेशन किसके बराबर है, लगाया गया एक्सटर्नल बल, बाह्य बल क्या है। अब गाड़ी के लिए जैसे बाह्य बल क्या हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं गाड़ी को धक्का देके थोड़ा ना चलाया जाता है, गाड़ी के लिए बाह्य बल क्या होता है, इंजन, इंजन जिससे कि हम उसे स्पीड देते हैं, जितनी एक्सेलरेशन देते हैं, जिसमें वो चलता है, जिस स्पीड या एक्सेलरेशन की वजह से चलता है, वो इंजन उसको जितना बल एक्स्ट्रा प्रदान करता है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, यहाँ एक्सटर्नल बल हो जाएगा वो। और डीएम बटे dt आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान में परिवर्तन।
द्रव्यमान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्लियर है। तो हम ये हमारी नई इक्वेशन जो है, अब इस कंडीशन में जब आपको द्रव्यमान भी कैसा दे रखा हो कि टाइम के साथ चेंज होता हुआ द्रव्यमान दे रखा हो, परिवर्तित द्रव्यमान हो, तो आप बल के लिए कौन सा समीकरण F बराबर mn यूज करके इस समीकरण को यूज करोगे। क्लियर है। तो इसके एग्जांपल्स में मैंने बताया था एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा था, रॉकेट की गति। ठीक है ना, कल हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। तो आज हम उसे एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा पढ़ेंगे, पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि रॉकेट किस प्रकार गति करता है, उसकी मैकेनिक्स क्या होती है, मतलब रॉकेट के काम करने का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है। और साथ के साथ रॉकेट की गति की समीकरण क्या होती है, रॉकेट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे आज। ठीक है। क्लियर है इतना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बड़ी भी है थोड़ी, लेकिन इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है क्लियरली। आपको लास्ट जो हम बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला निकालेंगे रॉकेट के लिए गति की समीकरण की, वो समीकरण आपको उठा के दे देंगे एग्जाम में कि ये समीकरण व्युत्पन्न करो। ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कि रॉकेट की गति के लिए क्या समीकरण होगा या संबंध स्थापित करो, वेग का क्या मीनिंग होगा, वेग का क्या मान होगा, वो पद बताओ, ऐसे कुछ भी। ठीक है ना। तो आपको वहाँ पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो रॉकेट क्या काम करता है, कैसे करता है, उन सब के बारे में। ठीक है। तो चले आगे हम। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अभी हमने जो समीकरण पढ़ी थी ये m dv/dt, कल आप लोगों ने लास्ट ही क्वेश्चन ही लिख रखी होगी। ठीक है ना। क्या था यहाँ पे, F एक्सटर्नल बाय बल प्लस VR इंटू में dm/dt। ये dm/dt क्या है, परिवर्तित द्रव्यमान है जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है ना, परिवर्तित द्रव्यमान। समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मान, इसे हम शॉर्ट में म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। म्यू, कहीं आपको म्यू भी मिल जाए, यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी लिखी हो सकती है, F एक्सटर्नल प्लस VR इंटू म्यू। तो म्यू से मतलब समानित द्रव्यमान नहीं होगा, यहाँ पे म्यू का मतलब dm/dt होगा। ध्यान रखना आप। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप पूरी इक्वेशन से समझ जाओगे भाई इक्वेशन परिवर्तित द्रव्यमान वाली है, तो यहाँ पे म्यू देख के कंफ्यूज मत हो जाना। होता है कई जगह पे आपकी, हालांकि बुक्स में dm/dt लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कभी आपको म्यू के रूप में भी मिल जाए, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अब इसका dm/dt का मान क्या होगा, अगर द्रव्यमान आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, द्रव्यमान अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो dm/dt कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा तब इसका मान। और अगर समय के साथ द्रव्यमान कम हो रहा है तब आपका dm/dt कैसे होगा, नेगेटिव। ठीक है। ये कब है, जब द्रव्यमान बढ़ रहा है, ये तब है जब द्रव्यमान कम हो रहा है। कल आपने ये समीकरण लिखी थी, इसके नीचे आपने लिखा होगा F एक्सटर्नल इंजन पर लगाया गया बाय बल है dm/dt, लिखा था ना, वो लास्ट में लिखवाया था मैंने। नहीं लिखा हो तो फिर से लिख लेना। यहाँ पे कौन सा पद क्या है, m क्या है, किसी निश्चित क्षण पर कण का द्रव्यमान है, dv/dt वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन या त्वरण, F एक्सटर्नल इंजन पर या जो भी हमारा परिवर्तित द्रव्यमान की बात चल रही है, इसलिए जो भी हमारा पिंड है उस पर लगाया गया बाह्य बल। ठीक है। VR क्या था हमारा, जो द्रव्यमान हमारा जा रहा है, निष्कासित द्रव्यमान का उस गाड़ी के सापेक्ष या जो भी वो पिंड है उसके सापेक्ष वेग। ठीक है। और dm/dt क्या है, वेग द्रव्यमान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्लियर है। सारे टर्म्स लिखा करो, कोई भी एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला लिखो नीचे पूरा बता के आया करो कि यहाँ पर ये चीज तो ये है, m बराबर ये है, dv/dt ये है, इस तरीके से। ठीक है ना। ये पूरा लिख लो और उसके बाद में ये दोनों टर्म लिख लेना कि यदि dm/dt कैसा है, इसका मतलब समझ गए ना, इंक्रीजिंग। ठीक है ना। ये एरो का मतलब समझ गए, ऊपर की तरफ मतलब बढ़ता हुआ। अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है समय के साथ तो dm/dt का मान क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर द्रव्यमान घटता है समय के साथ, कम हो रहा है, तो dm/dt का मान कैसा होगा, नेगेटिव। लिख लो इतनी चीजें, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, चले आगे। अब हमने परिवर्तित द्रव्यमान का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखा, सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन सा था? रॉकेट की गति। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रॉकेट की गति। मोशन ऑफ अ रॉकेट। अब देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं रॉकेट का पूरा उसकी क्रियाविधि क्या होती है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे कि ये एक रॉकेट है, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा, हमने मान लिया कुछ भी m द्रव्यमान का एक रॉकेट होता है। ठीक है, और यहाँ पीछे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद सा होता है जिसको हम नोजल कहते हैं, और यहाँ से हमारी गैसें बाहर निकलती हैं। क्लियर है? ये आपका होता है नोजल। नोजल किसे कहते हैं पता है क्या? कोई छोटा सा बिल्कुल संकुचित सा गेट होता है ना, उसको बोलते हैं नोजल। कोई भी, जैसे आप कोई बॉटल में से कई बार हम निकाल, जैसे आप लोग केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखते होंगे, जैसे वो आपका आता है ना, क्या बोलते हैं, कई सारे उसमें होते हैं ऐसी चीजें, जैसे मान लो हमें किसी चीज से कोई निकालना होता है, तो उसमें देखते हैं बड़ा छोटा सा ही, मतलब एक छेद बना होता है, कि आप बिल्कुल हल्का सा उसको पिंच करो और एक बूंद गिरती है। क्योंकि भाई लैब में तो एक बूंद का मतलब एक बूंद ही होता है, वहां पे ऐसे नहीं होता आपने आधा किलो ये ले लिया, 10 किलो वो ले लिया, ऐसे नहीं होता। एक बूंद का मतलब, ठीक है ना, तो वहां पे स्पेशली हम इस टाइप की चीजों का यूज करते हैं, जैसे नोजल गेट की, हमें एक बूंद अगर कोई चीज गिरानी है तो हम उसको थोड़ा सा खोलते हैं, वो नोजल बना ही होता है, इतना संकुचित गेट होता है कि उसमें से आपका वो एक बूंद भी बड़ी मुश्किल से गिरता है, और वो जैसे गिरा और आपने फिर उसका जो क्लॉक होता है, उसका कॉर्क जो होता है, उसको फिर हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ आप लोगों ने ऐसी चीज, तो उसको मतलब बोलते हैं नोजल। ठीक है ना, नोजल मतलब क्या होता है, एक तरह से एक संकुचित द्वार होता है, संकुचित द्वार, जहां से क्या होता है, बहुत कम कम करके कुछ चीजें निकले। ठीक है, वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉकेट। अब रॉकेट की गति, हमने बोला कि रॉकेट भी किसका एग्जाम्पल है? परिवर्ती द्रव्यमान का। कैसा निकाय है रॉकेट? एक परिवर्ती निकाय है। रॉकेट परिवर्ती निकाय के, सॉरी, परिवर्ती द्रव्यमान के निकाय का उदाहरण है। ठीक है, दूसरी चीज, परिवर्तित द्रव्यमान मतलब इसकी जैसे जैसे गति करता जाएगा, इसके द्रव्यमान में भी अंतर आता जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये दो सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो कौन सा? रेखीय संवेग का संरक्षण, और दूसरा न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का होता है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना, इन दोनों सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इन दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है। चाहो तो ये लिख भी लेना। ठीक है, ये पहला तो परिवर्तित द्रव्यमान के निकाय का उदाहरण है, और दूसरा किन सिद्धांत पर कार्य करता है? एक तो रेखीय संवेग का संरक्षण करेगा ये, ठीक है, और दूसरा न्यूटन की गति का तीसरा नियम इसमें लगता है। किस प्रकार से? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि आप कुछ क्रिया करोगे तो इसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी देगा वो आपको। क्लियर है? इस पर काम करता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक कुछ फ्यूल भरा
भरा जाता है, ईंधन भरा जाता है इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में। क्योंकि ये रॉकेट आपको पता है देखने में दूर से हमें बहुत छोटा लगता है, बाकी जैसे आप लोग ये पिक्स देखोगे कभी नेट पे सर्च करके देखना तो बहुत भारी भरकम सी मशीन सी लगेगी, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में फ्यूल भरा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको उड़ाने के लिए जरूरी है भाई इतनी भारी चीज को आप ऊपर की तरफ भेजो। आप ये भी तो देखो, हर चीज आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर चीज नीचे की तरफ आती है। ऐसे में किसी चीज को ऊपर भेजने के लिए आपको कुछ उस पर एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा। अब एक कोई हल्की चीज हो तो चलो उड़ भी जाए, लेकिन इतनी भारी चीज को ऊपर की तरफ भेजना तो उसके लिए आपको काम भी बहुत भारी मात्रा में करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या काम किया जाता है कि इसमें फ्यूल भरा जाता है खूब सारा, ठीक है ना, या कुछ और ऑक्सीकारक पदार्थ भरे जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जब हमें इसे छोड़ना होता है तो क्या किया जाता है, इसका निशान ये इस प्रकार से बना होता है। ये जो भाग होता है इसका नुकीला, ये इससे आगे की तरफ जाता है कि मतलब एक तरह से हवा को चीरता हुआ ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इस ईंधन को जलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आग लगाई जाती है। अब जैसे जैसे हमारा ये ईंधन जलता जाता है, ठीक है, जब ये ईंधन जलता है तो इसके क्या होता है, इसमें जो पीछे एक दहन कक्ष बना होता है जहां पे ये पूरा कार्य किया जाता है, दहन कक्ष। इस दहन कक्ष में जहां पर इस ईंधन को जलाया जाता है, वहां जैसे जैसे ये ईंधन जलता जाता है तो यहाँ पे गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर, गैसों का ताप और दाब दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। गैसों का यहाँ पे ताप और दाब दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो पिछला भाग होता है जहाँ पे नोजल होता है, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा ताप और दाब बढ़ जाने की वजह से जरूरी होता है कि कुछ अमाउंट को बाहर की तरफ भेजा जाए, अदरवाइज उसमें फटने की कंडीशन हो जाती है। इसलिए यहाँ एक छोटा सा नोजल बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वहां से धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अमाउंट में वो गैस लीक करवाते हैं, ठीक है। गैस लीक होते होते आप देखोगे कि जब रॉकेट उड़ने की कंडीशन में होता है तो उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल ऐसे घनी सी है ना, आपको धुआं धुआं दिखाई देगा व्हाइट कलर का, ठीक है ना। वो यही होता है, गैसें जलती हैं, थोड़ी बहुत आपको आग भी दिखाई देती होगी, हो सकता है, तो वो गैसें जलती हैं। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा इस दहन कक्ष में ताप और दाब बढ़ जाता है तो उस गैस की मात्रा को धीरे धीरे करके क्या होता है, इस नोजल की तरफ बाहर की ओर निकाला जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी अमाउंट में ये जो धुएं के रूप में ईंधन होता है वो कैसे बाहर निकलता है, तो अब ये ईंधन पहले तो इसके अंदर ही था ना द्रव्यमान, अब वो जल करके और गैस के रूप में बाहर निकल रहा है तो इसके द्रव्यमान में धीरे धीरे कमी होती जाती है, क्लियर है। तो जैसे जैसे ये वापस जल जाता है उसके बाद में ये जो गैसें बाहर आती हैं, तो ये गैसें क्या होती है, जितना संवेग इन गैसों का होता है, क्योंकि इन गैसों में क्या है, द्रव्यमान है और किसी न किसी वेग से बाहर आ रही है, मतलब कि m और v दोनों है, इसका मतलब इन गैसों का अपना संवेग भी होगा, ठीक है ना। जितना इनका खुद का संवेग होता है उतना ही संवेग ये अपने विपरीत दिशा में भी लगाती है, क्लियर है। एक तो अपने संवेग को संरक्षित करती है, जितना संवेग अंदर था उतना ही संवेग बाहर की तरफ भी होता है, ठीक है ना। संवेग संरक्षित करती है और साथ के साथ क्रिया प्रतिक्रिया, इसीलिए अगर ये गैस नीचे की तरफ बाहर निकल रही है, इस डायरेक्शन में बाहर निकल रही है, तो ये अपने संवेग के बराबर संवेग ऊपर की तरफ भी लगाती है, ऊपर की तरफ भी इतना संवेग प्रदान करती है, ठीक है। उस संवेग के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आगे की तरफ एक बल कार्य करता है, आगे की तरफ क्या एक बल कार्य करता है, और इस वजह से इस बल के कारण ही रॉकेट जो होता है उसके निष्कासन की जो गैसें जो निकल रही है इसके विपरीत दिशा में रॉकेट काम करने लग जाता है। जैसे जैसे गैसें नीचे की तरफ निकलती जाती, जितनी ज्यादा स्पीड से गैसें नीचे निकलती जाएगी उतनी ही स्पीडली रॉकेट ऊपर की तरफ गति करने लग जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टाइम तक, जब तक वो बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है तब तक भी आप देखो गैसें निकलती जाती है, मतलब कंटिन्यू वो गति करता जा रहा है, वेग करता जा रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, और साथ के साथ द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो रहा है और वेग में भी परिवर्तन होता है। कब तक होता है, जब तक ये गैसें जितने अमाउंट में इसको चलाना जरूरी है, जब तक ये गैसें कंटिन्यू निकलती जाती है रॉकेट उतना ही स्पीड में ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग कहाँ से आया गैसों के पास, एक बार फिर से मैं बता दूं, इसके अंदर एक गहन कक्ष होता है, क्लियर है। और रॉकेट के अंदर क्या होता है, बहुत भारी अमाउंट में कुछ न कुछ फ्यूल भरा जाता है, ईंधन भरा जाता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, डीजल जरूरी है, वैसे रॉकेट के अंदर भी एक ईंधन, कोई भी ऑक्सीकारक पदार्थ है इसमें भरा जाता है। अब उस ईंधन को चलाने का तरीका क्या है कि इसको चलाने के लिए इस ईंधन को जलाया जाता है दहन कक्ष में, ठीक है। वहां पर जब जलाते हैं
तो धीरे धीरे जैसे ही करके ईंधन जलना शुरू होता है तो इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, ताप और दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बढ़ने के कारण जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे करके नोजल खोला जाता है और यहाँ से वो गैसें बाहर आनी शुरू हो जाती है। अब गैसों के रूप में क्या, ईंधन ही तो एक तरह से जल करके बाहर आ रहा है। आप जैसे किसी कागज को जला देते हो, बहुत सारे अमाउंट में आप कचरा लेते हो और उसको आप जला देते हो, तो जलाने के बाद में देखते हो काला काला कार्बन बच जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब लेकिन वो कार्बन पहले के द्रव्यमान के कंपेयर में तो बहुत कम रहता है, तो बाकी का द्रव्यमान कहाँ गया? वो जो आपको धुआं जो दिखता है, धुआं उड़ता है, वो एक तरीके से वो द्रव्यमान होता है। आधा द्रव्यमान, भाई वो धुआं क्या गैस ही तो निकली है, गैस में भी कुछ ना कुछ भार तो होता है ना, गैस के अणुओं में भी, उसके पास वो भार कहाँ से आया? तो जो आपने मान लो इतने सारे आपने रद्दी चलाई, तो उसका आधा द्रव्यमान तो जल करके उस धुएं के रूप में निकल गया, और थोड़ा सा द्रव्यमान जो कि बचे कुछ कागज वगैरह जो जले जले रह जाते हैं, राख रह जाती है, उसके रूप में नीचे रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो ये जब निकलेगा तो देखो गैस होगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, और किसी न किसी वेग के साथ निकलती है गैस, तो एम और बी दोनों होने की वजह से गैसों का अपना संवेग होगा। अब जितना संवेग, जिस संवेग के साथ गैसें बाहर की और आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी, उतना ही बराबर मात्रा में संवेग, लेकिन अपने विपरीत दिशा में रॉकेट के ऊपर लगाती है, ये उतना ही बराबर मात्रा में होगा संवेग, लेकिन दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। तो क्रिया इस दिशा में है तो उसकी प्रतिक्रिया वो विपरीत दिशा में देंगे। संवेग यहाँ पर इनका निकल रहा है गैसों का, तो अपने बराबर अमाउंट में संवेग, लेकिन विपरीत दिशा में वो देंगे, ठीक है ना। और इस संवेग के कारण F बराबर dp बटे dt होता है। तो इस संवेग के कारण ऊपर की दिशा में बल कार्य करता है, और वो एक्स्ट्रा बल जो लगता है वो बल ही रॉकेट को ऊपर की तरफ उड़ा के लेकर के जाता है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा स्पीड के साथ गैस नीचे निकलती है, उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ रॉकेट ऊपर जाता है, और कंटिन्यू वो अपने वेग में परिवर्तन करता जाता है, ऊपर स्पीड के साथ चलता जाता है, वेग में परिवर्तन होता है, और नीचे इस प्रकार से गैस निकलती रहती है, द्रव्यमान निकलता रहता है, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता जाता है। ये होता है आपके रॉकेट का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? यहाँ पे कुछ भी अगर आपको नोट करने जैसा लग रहा हो, शॉर्ट में आप डायग्राम या रफली बनाना चाहते हो तो आप बना लीजिए, इसमें लिखवाने जैसा कुछ नहीं है। यही है मेन जो दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, और परिवर्तित द्रव्यमान का एक उदाहरण है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना? तो ये कब तक, जब तक उसके स्पीड में परिवर्तन, उसके वेग में परिवर्तन कब तक होता रहेगा? जब तक ये पूरा का पूरा ईंधन जल नहीं जाएगा। जब पूरा ईंधन जल जाता है तब जाकर के आप देखोगे बहुत ऊपर, मतलब हमें तो शायद उतनी ऊंचाई दिख नहीं पाती है, लेकिन उतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाकर के ये इसमें से द्रव्यमान निकालना बिल्कुल बंद हो जाता है, और उसके बाद जो बचा कुचा द्रव्यमान होता है उसके साथ वो ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। उससे पहले तक ये कौन सा निकाय होता है? परिवर्ती द्रव्यमान का निकाय होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रॉकेट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हमें बनानी है कि रॉकेट की गति की समीकरण क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि ये कोई हमारा रॉकेट है, पहले आप लोग समझना, उसके बाद में नोट डाउन करना, ठीक है ना। सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारा कोई रॉकेट है, ठीक है। हमने माना कि कोई टाइम टी पर, शुरू में टाइम टी पर इसका वेग कितना होगा? v, ठीक है, v वेग होगा, और इसके अंदर द्रव्यमान कितना होगा? कुल m द्रव्यमान होगा, ठीक है। या हम ये मान सकते हैं कि जब टाइम बराबर 0 पर इसमें द्रव्यमान कितना होगा? m नॉट द्रव्यमान होगा। कुल द्रव्यमान m होगा, जब टाइम t बराबर 0 होगा तो उसमें द्रव्यमान भी इसका कितना हो जाएगा? m नॉट द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे जैसे ये रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जैसे मान लो गति करना शुरू हुआ ये, ठीक है। ये कब था? जब टाइम t बराबर एक तरीके से 0 की कंडीशन थी, शुरुआत में जब द्रव्यमान इसका m नॉट था
और यदि इसका वेग हम देखें तो वेग रहा होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ गति करने लग जाएगा तो क्या हुआ, इसका द्रव्यमान में तो कमी हो जाएगी, गैस नीचे की तरफ निकलने लग जाएगी। क्लियर है, गैस नीचे की तरफ निकलेगी तो इसके कारण इसके द्रव्यमान में तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। m का मान कितना हो जाएगा, m माइनस, मान लो इसमें डेल्टा m द्रव्यमान, नीचे की तरफ जो गैसें निकली उनका द्रव्यमान डेल्टा m है, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक शुरू में रॉकेट का द्रव्यमान कितना था, t समय पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना था, m। इसमें से जैसे ही हमने इसको गति कराना शुरू किया, ईंधन जला और गैसों के रूप में डेल्टा m द्रव्यमान निकल गया, तो अब इसका द्रव्यमान कितना बच गया, m माइनस डेल्टा m। क्लियर है, ये कंडीशन कब थी, m द्रव्यमान था टाइम t पर। अब जैसे जैसे उड़ना शुरू हुआ, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो टाइम कितना मान लिया हमने, t प्लस डेल्टा t, ठीक है ना, कि मतलब t टाइम पर रॉकेट का m द्रव्यमान था, v इसका वेग था। क्लियर है, अब धीरे धीरे जैसे ही हमने उसको जलाने की प्रक्रिया शुरू की, कि हमने कहा उड़ाते हैं इसको, तो हमने अंदर जो भी इसमें ईंधन था उसको हमने जलाया, जलाने के साथ में नीचे उसमें द्रव्यमान निकला, पूरा द्रव्यमान तो निकलता नहीं है, थोड़ा कुछ अमाउंट निकलता है, तो हमने मान लिया m में से डेल्टा m अमाउंट नीचे की तरफ निकल गया। तो अब ये कितने द्रव्यमान के साथ ऊपर उड़ेगा, m माइनस डेल्टा m द्रव्यमान के साथ, ठीक है। मान लिया इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, डेल्टा t, तो कुल टाइम कितना हो गया, t प्लस डेल्टा t, ठीक है। अब ये जो द्रव्यमान नीचे निकलेगा ये किस वेग के साथ निकलेगा, डेल्टा v वेग के साथ। अभी हमने बताया था ना कि गैसों का संवेग होगा, तो इसका मतलब गैस का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और किसी न किसी वेग के साथ वो निकलेगी, तभी तो गैस का संवेग होगा, और अपने बराबर दिशा में लेकिन अपने बराबर मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में संवेग लगाएगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये कितने डेल्टा v वेग के साथ में ये नीचे की तरफ गैस निकल रही है, ठीक है ना। तो इस रॉकेट का कुल द्रव्य वेग कितना हो जाएगा, पहले रॉकेट का वेग था v, अब इसमें ये वेग ऊपर की तरफ तो है ही, प्लस नीचे की तरफ का वेग भी जुड़ेगा, गैस भी निकल रही है, गैस का कुछ वेग भी जुड़ेगा, तो अब वेग कितना हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हमने क्या बताया है एक बार फिर से देख लो, बहुत क्लियरली बता रही हूँ, फिर आप लोग लास्ट में ये मत बोलना कि मैम ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। फिर से बता रही हूँ, शुरुआत में हमने ये रॉकेट माना, हमारा रॉकेट है, ठीक है, किस पे, कोई भी टाइम t टाइम पर है, ठीक है। जब इसमें कुल द्रव्यमान भरा गया है, m द्रव्यमान है, m नॉट कौन सा द्रव्यमान है, t बराबर 0 टाइम पर हमने द्रव्यमान माना है, अभी इसका कोई यूज नहीं है, बस हमने माना है कि जब t बराबर 0 टाइम पर द्रव्यमान m नॉट रहा होगा। अभी हमने माना है कि t बराबर t टाइम पर द्रव्यमान कितना है, m, और रॉकेट का वेग अगर उस टाइम हम देखें तो v वेग है। क्लियर है, अब हम इसको उड़ाने की कंडीशन में आए, हमने अंदर जो ईंधन था उसको जलाया तो ईंधन गैस के रूप में निकलेगा, हमने मान लिया पूरा द्रव्यमान तो निकल नहीं जाएगा, कुछ द्रव्यमान का अमाउंट मतलब डेल्टा m द्रव्यमान हमने माना कि नीचे की तरफ निकल रहा है गैस के रूप में। क्लियर है, तो यहाँ पे अब इसका कुल द्रव्यमान कितना रह गया, m माइनस डेल्टा m रह गया, ठीक है। दूसरी चीज टाइम, पहले t टाइम पर था द्रव्यमान m, अब ये जला, इस प्रोसेस में भी कुल टाइम लगा होगा कुछ, तो अब टोटल टाइम कितना होगा, t प्लस डेल्टा t, डेल्टा m द्रव्यमान निकलने में मान लिया डेल्टा t टाइम लगा, तो कुल टाइम कितना हो गया, t प्लस डेल्टा t, ठीक है। वेग की बात करें तो पहले सिर्फ रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा था तो इसका वेग था v, अब रॉकेट तो ऊपर की तरफ उड़ ही रहा है, साथ के साथ गैस नीचे की तरफ निकल रही है, ठीक है ना, नीचे की तरफ किस वेग से निकल रही है, डेल्टा v वेग के साथ, तो इस रॉकेट का कुल वेग कितना हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक पे, अच्छा। अब जैसे ये जो हमारी गैसें निकल रही हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो गैसें, इनका अगर प्रारंभिक वेग, जैसे रॉकेट का प्रारंभिक वेग हमने v माना था, इन गैसों का प्रारंभिक वेग हमने मान लिया u है। क्लियर है, रॉकेट का जो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है उसका वेग कितना v माना है, और इन गैसों का प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। डेल्टा v है इन गैसों, डेल्टा v भी इनका वेग ही है, लेकिन u क्या माना है हमने, इनका प्रारंभिक वेग माना है। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई, दोनों स्थितियों में अंतर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ गति करेगा, ठीक है ना। आपको ये पता है कि कौन सा सिद्धांत लगेगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत, प्लस क्रिया प्रतिक्रिया,
दोनों सिद्धांत लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना संवेग नीचे लगेगा प्रतिक्रिया उतनी ऊपर की तरफ भी होगी, मतलब कि जितना संवेग नीचे बराबर उतना संवेग ऊपर। क्लियर है। अब हमने कहा था कि ऊपर जो ये संवेग देती है गैस, जिस संवेग के साथ खुद नीचे निकलती है उतना ही संवेग रॉकेट को भी प्रदान करती है ऊपर की तरफ, जिसके कारण इस पर आगे की दिशा में क्या करता है, एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। अब बल की दिशा भी क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करेगी, मतलब जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल गैसों के निकलने में नीचे भी लगेगा, ठीक है ना। तो बल के लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगी, जितना बल ऊपर बराबर उतना बल नीचे। क्लियर है। बल भी बराबर में उतना लगेगा। और गैस की स्पीड की बात अगर हम करें तो जितनी स्पीड के साथ में गैस नीचे जाएगी रॉकेट उतनी स्पीड में ऊपर जाएगा, अभी हमने बात की थी। तो हम बात करें स्पीड नीचे की तरफ जितनी होगी या गति नीचे की तरफ जितनी होगी, नीचे किसकी गति होगी, गैस की। ध्यान रखना नीचे की तरफ गति किसकी, गैस की हो रही है, और बराबर उतनी ही गति ऊपर होगी। ऊपर की तरफ गति कौन करेगा, खुद रॉकेट। कंडीशन समझ में आ रही है। सारी चीजें बिल्कुल बराबर मात्रा में ऊपर और नीचे लगेगी। बल जितना नीचे उतना ऊपर, वेग जितना नीचे उतना ऊपर, संवेग जितना नीचे उतना ऊपर, गति जितनी नीचे उतनी ऊपर की दिशा में रहेगी। क्लियर हो गया। तो अब हम जैसे बात करें कि इसका प्रारंभिक संवेग, रॉकेट का प्रारंभिक संवेग कितना रहा होगा, पी मान लिया। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो प्रारंभ में इसका द्रव्यमान कितना है m, और वेग कितना v द्रव्यमान के साथ में था रॉकेट, तो इसका प्रारंभिक द्रव्यमान कितना, सॉरी संवेग कितना हो गया mv। क्लियर। ऐसे ही हम बात करें अंतिम संवेग इसका क्या रहेगा, p फाइनल। अब द्रव्यमान m में तो क्या परिवर्तन हो गया, m माइनस डेल्टा m, और इंटू v में क्या परिवर्तन हो गया, v प्लस डेल्टा v। ये हमारा क्या अंतिम संवेग हो जाएगा, सही है, क्लियर है, ठीक है। अब रॉकेट की गति हमने क्या माना, v वेग से है, तो रॉकेट गैस नीचे की दिशा में किस वेग से गति करेगी, प्रारंभिक वेग हमने मान लिया u, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख लो ताकि बाद में भूल नहीं जाओ। रॉकेट की प्रारंभिक गति v है, तथा माना निष्कासित गैस जो है हमारी प्रारंभिक गति हमने क्या मान लिया, u। क्लियर है, मान सकते हैं, नोट कर लो इतना।
तो यहाँ पे हमारे 3 प्रकार के वेग हो गए। पहला, रॉकेट का प्रारंभिक वेग v है, निष्कासित गैस का प्रारंभिक वेग u है, और इस गैस क्योंकि नीचे की तरफ निकल रही है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का आपेक्षिक वेग भी होगा। ठीक है ना। तो आपेक्षिक वेग देखो क्या हो जाएगा, यहाँ u क्या हो जाएगा हमारा, निष्कासित गैस का प्रारंभिक वेग, v क्या है, रॉकेट का प्रारंभिक वेग, और इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षिक वेग हम क्या मान लेते हैं, वी आर। वी आर क्या होगा, रॉकेट के सापेक्ष निष्कासित द्रव्यमान का वेग। ये एक तरह से आपेक्षिक वेग है, रॉकेट के सापेक्ष में इस निष्कासित द्रव्यमान का आपेक्षिक वेग। ठीक है, तो इसे वी आर को हम क्या आपेक्षिक वेग भी कह सकते हैं, आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। ठीक है, क्या कह सकते हैं, आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। और दूसरा एक, इसी को हम निर्वातक वेग भी कहते हैं, निर्वातक वेग, या इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं एग्जस्ट वेलोसिटी। किसको, वीआर को कहते हैं हम। वीआर है क्या, रॉकेट के सापेक्ष निष्कासित द्रव्यमान का आपेक्षिक वेग है। ठीक है, इसे आप आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हो, या निर्वातक वेग भी इसी को कहते हैं, एग्जस्ट वेलोसिटी। क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारे पास एक और वेलोसिटी, भाई दो वेलोसिटी तो हमारे पास हो गई, रॉकेट का प्रारंभिक वेग और निकलने वाली गैस का प्रारंभिक वेग, लेकिन एक अन्य वेलोसिटी कौन सी आ रही है हमारे पास, वीआर भी तो काम कर रहा है। ठीक है ना, और वीआर किसका है, जो निष्कासित द्रव्यमान है उसकी वजह से ये वेग लग रहा है। ठीक है, और वो निष्कासित द्रव्यमान का अमाउंट कितना है, डेल्टा एम। इस डेल्टा एम द्रव्यमान के कारण जो रॉकेट के सापेक्ष वेग है वही तो है वीआर। आपेक्षिक वेग क्या है, रॉकेट के सापेक्ष निष्कासित द्रव्यमान का वेग, मतलब ये जो डेल्टा एम द्रव्यमान निकल रहा है इसके कारण जो वेग लग रहा है रॉकेट के सापेक्ष वो वेग है। तो हमारे पास अतः अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग में हमारे पास एक और टर्म आ जाएगी, इसका मतलब अतः अंतिम संवेग पी फाइनल, पहले हमने ये देखा था पी फाइनल, तो अब अंतिम संवेग हमारे पास क्योंकि क्या हो जाएगा, m माइनस डेल्टा एम था, v प्लस डेल्टा v था, एम वी के बराबर, प्लस एम वी, एक और टर्म आएगी, m कौन सा, डेल्टा m, और इसके साथ में v कौन सा, वी आर। ये होगा हमारे पास अंतिम संवेग का मान। एम वी तो ठीक है, जैसे प्रारंभिक संवेग हमारे पास एम वी के बराबर था, और अंतिम समय क्या हुआ, m में परिवर्तन हुआ, m माइनस डेल्टा m, v में परिवर्तन हुआ, v प्लस डेल्टा v। क्लियर है। लेकिन अब हमारे पास इस द्रव्यमान के कारण एक आपेक्षिक वेग एक और लग रहा है, तो टोटल जो संवेग होगा अंतिम, उसमें ये टर्म खुद भी आएगा, तो डेल्टा m इंटू में वी आर प्लस में। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग। अब हमें पता है क्योंकि न्यूटन के सेकेंड नियम से कि जब संवेग में परिवर्तन होता है तो उस पर कोई ना कोई बाह्य कार्य करता है। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ते हैं, तो वहां से देखते हैं हमारे पास क्या मान आता है। लिख लिया इतना, इसको मिटाती हूँ मैं, आप लोगों के पास बना हुआ है ही डायग्राम, वहां से आप लोग ध्यान रखना।
न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से पिंड पर लगने वाला बाह्य बल संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर है? तो हमने पहले भी कहा था, कल भी हमने एक चीज देखी थी कि पहले जो हमारे पास दोनों नियम थे, F बराबर ma, या फिर यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं, F एक्सटर्नल बाह्य बल बराबर संवेग में परिवर्तन dp बटे dt। यही होता है न्यूटन के नियम का सेकंड नियम, न्यूटन की गति का सेकंड नियम, ठीक है ना। तो कल भी हमने क्या देखा था कि चाहे ये नियम ले लो आप, चाहे F बराबर ma, ये दोनों किस कंडीशन में थे, जब m आपके पास नियत हो, लेकिन यहाँ पर m परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इन रिलेशंस का मान हम चेंज करेंगे। तो कल हमने जैसे इसका मान चेंज किया था, F बराबर ma के लिए दूसरी इक्वेशन है। अब हम इसमें भी परिवर्तन देखते हैं कि इस नियम के सापेक्ष इस गति के इस नियम में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। अभी तो हमें पता है ये क्यों लगाया था, अगर d बटे dt कल भी हमने देखा था mv के बराबर कर दे, तो ये mv किस कंडीशन में था, जब m हमारे पास कैसा हो, कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे रॉकेट की गति में तो m परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ क्या नियम होगा, ठीक है। तो F एक्सटर्नल बराबर dp बटे dt, न्यूटन की गति के सेकंड नियम से होता है, ठीक है। तो यहाँ dp मतलब संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल के बराबर, ठीक है। और dt में परिवर्तन कितना होगा, तो लास्ट में हमारे पास समय कितना आया था, t प्लस डेल्टा t, और प्रारंभिक समय क्या था, t टाइम पर किया था ना दोनों डायग्राम्स में, आप लोग देखो। बाद में हमने जब रॉकेट की गति प्रारंभ होती है उस समय हमारे पास समय क्या था, t प्लस डेल्टा t, प्रारंभिक समय था t। तो p फाइनल और p इनिशियल इन दोनों के मान रख देते हैं हम, p फाइनल व p इनिशियल के मान रखने पर F एक्सटर्नल बराबर क्या मिल जाएगा, m माइनस डेल्टा m इंटू में b प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा m इंटू में br, ठीक है। ये हमारा p फाइनल माइनस p इनिशियल क्या था, mv, p इनिशियल क्या था हमारा mv, ये कैपिटल M मान रखे थे हमने, तो कैपिटल M कर लेना, ठीक है ना। कैपिटल M माना था शायद हमने स्टार्टिंग में, सारा द्रव्यमान हमने, ठीक है ना, m माइनस डेल्टा m के रूप में, ठीक है। ये सब कैपिटल M ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संवेग में परिवर्तन, और टाइम t प्लस डेल्टा t माइनस t कितना बच गया, डेल्टा t के बराबर। क्लियर है? अब हम इन सबको क्या करें, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। बराबर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एम बी प्लस एम डेल्टा बी माइनस बी डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम डेल्टा बी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई प्लस में ये है ही हमारे पास डेल्टा एम इंटू में बी आर माइनस एम बी बटे में डेल्टा टी, एम बी से एम बी कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास सारे मान क्या बच गए, इतना नोट कर लो आप लोग। इन सबको डिवाइड करके अलग अलग कर लेते हैं इन सभी पदों को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m डेल्टा बी बटे डेल्टा टी माइनस बी इंटू में डेल्टा एम बटे डेल्टा टी माइनस में डेल्टा एम
डेल्टा टी प्लस में बी आर डेल्टा एम बटे डेल्टा टी। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, जैसे हमने डेल्टा टी क्या था, हमारा समय अंतराल था, ठीक है ना, कि इनिशियल कंडीशन थी टी टाइम पर, और बाद में हमने माना कि कुल टाइम हमें डेल्टा टी लग गया होगा ईंधन को जलाने में हम समय। अब हम मान लेते हैं अगर ये डेल्टा टी समय अंतराल बहुत कम हो, यदि डेल्टा टी यदि समय अंतराल अत्यंत कम हो, कम होने का मतलब क्या है, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी का मान कैसा, बिल्कुल नगण्य हो, मतलब थोड़ा सा ही टाइम लगा हो उस पूरे प्रोसेस में। तो ऐसा नहीं होता ईंधन को चलाने में कोई हमें 1-2 घंटे लगते हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत फटाफट होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ देखेंगे क्या होगा फर्क। देखो, जैसे हमारे पास ये टर्म है, अगर हम इसमें ये लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो आपके पास डेल्टा वी बटे डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बहुत कम समय अंतराल के लिए, मतलब ये मान हमारे पास हो जाएगा डीवी बटे डी, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा एम बटे डेल्टा टी पर अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो आपके पास ये डेल्टा एम बटे डेल्टा टी, इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस डी एम बटे डी टी। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये पॉजिटिव आया क्योंकि वेग हमारे पास बढ़ रहा था ना, हमने टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर वेग क्या लिखा था, v प्लस डेल्टा वी। वेग पहले के सापेक्ष बढ़ रहा था, और जबकि द्रव्यमान पहले के सापेक्ष कम हो रहा था ना, इसलिए तो ये हमारे पास पॉजिटिव, जबकि यहाँ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, लिखने चाहिए यहाँ पे द्रव्यमान में कमी। क्लियर है? समझ गए? हमने क्या, ये लिमिट लगाई डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये मान हमें क्या मिल गया, डीवी बटे डी पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेग में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। ये हमें नेगेटिव मान क्यों मिलेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कमी हो रही थी, ठीक है। और खुद डेल्टा वी का मान, सिर्फ डेल्टा वी का मान देखें तो डेल्टा वी, जब डेल्टा टी बहुत कम समय अंतराल है, इसका मतलब उस समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भी बहुत कम होगा, तो ये मान भी कैसा हो जाएगा, जीरो। अब अगर हम इन सभी चीजों को इस इक्वेशन पर अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एफ एक्सटर्नल बराबर, एफ एक्सटर्नल का मान ही निकाल रहे हैं ना हम, ये सब कुछ एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बटे डी लिखा था हमने, ठीक है ना। तो ये सारे मान अगर हम यहाँ लगाएं तो देखो, एम डेल्टा वी बटे डेल्टा टी का मान कितना हो जाएगा, डीवी बटे डी, एम डीवी बटे डी। क्लियर है? माइनस में v डेल्टा एम बटे डेल्टा टी का मान कितना हो रहा है, माइनस डेल्टा एम बटे डेल्टा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का v इंटू डी एम बटे डी टी। क्लियर है? यहाँ पे डेल्टा v खुद जीरो की तरफ है, तो ये मान कैसा हो जाएगा हमारा, जीरो। क्लियर है? इस मान की बात करें तो वी आर डेल्टा एम बटे डेल्टा टी, तो डेल्टा एम बटे डेल्टा टी का मान माइनस है, मतलब माइनस का वी आर डेल्टा एम बटे डेल्टा टी। समझ में आ गया? उपरोक्त सभी मानों को, इन सभी मानों को समीकरण पे हमने लगाया है। चाहे तो आप इस समीकरण को कोई नाम दे दो, समीकरण 1, और यहाँ पर लिख लो उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में
अवकलन करने पर क्लियर है। एक टर्म हमारे पास क्लियर कैसी हो गई, 0, और बाकी मान हमारे पास आ गए। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो आपके पास मान क्या आ रहा है, एक बार तो m dv/dt और प्लस v dm/dt, मतलब एक बार वेग में परिवर्तन दिखा रखा है हमने और एक बार किसमें, द्रव्यमान में परिवर्तन दिखा रखा है। मतलब इन दोनों टर्म्स को हम मिला करके क्या लिख सकते हैं, बराबर d/dt mv लिख सकते हैं। mv का अवकलन कर दिया t के सापेक्ष, एक बार m बाहर रखा, dv/dt की दिया, v का कर दिया, और एक बार v बाहर रखा और m का कर दिया। क्लियर है। और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा माइनस में v r, ये dm ही तो होगा ना, dm/dt। क्लियर है। तो यहाँ से हम d/dt mv का मान क्या निकाल सकते हैं, बराबर f एक्सटर्नल पाई ओवर प्लस वी आर इंटू डी एम बटे डी टी। ये हमारे पास हमारी कल वाली समीकरण ही आ गई एक तरीके से फिर से। तो ये आपके पास नियम कब आता है, जब द्रव्यमान कैसा हो, आपका प्रत्यावर्ती हो। ठीक है ना, जब द्रव्यमान प्रत्यावर्ती हो। कल वाली समीकरण आ गई ना, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो ना, m बाहर निकाल के, m बाहर निकाल लो और इसको आप लिख लो dv बटे dt बराबर f एक्सटर्नल प्लस यही इक्वेशन हमारे पास सेम कल भी आई थी ना, वी आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर से दिखा दो किसी से भी, एक तरह से हमारे पास वही मान आ गया। ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो न्यूटन का हमने समीकरण क्या पढ़ा, F बराबर dp बटे dt। अगर हम F एक्सटर्नली होता है, ये बाय बल F एक्सटर्नल बराबर dp बटे d बटे dt और p का मान हम क्या रख दें, mv। ठीक है, यही मान हमें मिल जाएगा। लेकिन ये समीकरण हम कब लगाते हैं, जब द्रव्यमान कैसा हो, नियत हो, नियत द्रव्यमान के लिए। समझ रहे हो ना, ये था हमारा न्यूटन की गति का सेकंड नियम F dp बटे dt। यही मान हमारे पास आ रहा है mv। ठीक है ना, लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ हम कब लगाएंगे, जब द्रव्यमान कैसा हो, नियत हो। और यहाँ हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, F एक्सटर्नल तो आ ही रहा है, साथ में ये एक टर्म और एक्स्ट्रा ही तो आई है, d/dt mv, ये मान आ ही रहा है, बराबर F एक्सटर्नल आ ही रहा है, प्लस में ये मान एक्स्ट्रा आ गया। तो ये इक्वेशन कब यूज में लोगे, परिवर्ती द्रव्यमान के लिए। लिख लेना है यहाँ पे, ये इक्वेशन किसके लिए, परिवर्ती द्रव्यमान के लिए। ठीक है, तो परिवर्ती द्रव्यमान से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल हो, आप वहां पे गति की कौन सी समीकरण लगाओगे, ये वाली। ठीक है, चलो तो अब ये तो हमारा परिवर्तित द्रव्यमान के लिए हमने एक तरीके से गति की समीकरण निकाल दी। अब हम इस समीकरण को यूज करेंगे। अभी हमने क्या कहा कि कोई भी परिवर्तित द्रव्यमान से रिलेटेड कोई एग्जांपल हो, वहां आप गति के लिए ये समीकरण यूज करोगे। ठीक है, तो अब अभी हम कौन सा एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, रॉकेट का। तो अब हम रॉकेट के लिए इस समीकरण का यूज करके देखते हैं। ठीक है, रॉकेट के लिए अब हम इस समीकरण का प्रयोग करके देखते हैं किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो लिखिए रॉकेट का समीकरण।
रॉकेट का समीकरण या रॉकेट की गति का समीकरण कुछ भी, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या आई, d/dt mv बराबर एफ एक्सटर्नल प्लस बी आर इंटू dm/dt, ठीक है। ये हमारे पास मेन समीकरण है, समीकरण नंबर 1 नाम ले लो। अब हम नया टॉपिक एक तरह से हमारे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे समीकरण नंबर 1, क्लियर है। यहाँ पर ये टर्म एक्स्ट्रा ही हमने बताया, ठीक है ना। जो नॉर्मल गति की समीकरण होती है उससे एक टर्म एक्स्ट्रा ये है। इस टर्म को क्या कहा जाता है, प्रणोद, प्रणोद या इंग्लिश में कहें तो थ्रस्ट, थ्रस्ट, ठीक है। ये समीकरण क्यों आती है, वो स्पेशल रीजन जो रॉकेट रखता है, क्या कि जब गैस नीचे की तरफ निकलती है उसके कारण बल ऊपर की तरफ लगता है, तो उस रॉकेट के सापेक्ष उस गैस की वेग क्या होगा, वीआर, ठीक है ना। तो वीआर के कारण जो हमारा ये टर्म बनता है, इस टर्म को क्या कहा जाता है, प्रणोद, ठीक है, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं थ्रस्ट कहते हैं। हो गया ये। अब जैसे रॉकेट पर आपका रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा है, उस रॉकेट पर आपके लगने वाले बल कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ पे, ये तो हमारा प्रणोद हो गया, ये हम क्या कह रहे हैं, एफ एक्सटर्नल, लगने वाला बाह्य बल, ठीक है। अब आपका रॉकेट पर बाह्य बल कौन कौन सा लगेगा, तो देखो, एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये किसी भी चीज पर, हमें पता है किसी भी चीज पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है mg, गुरुत्वाकर्षण बल mg होता है ना, जैसे F बराबर m है, जबकि यहाँ पे g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है g, ठीक है ना। जैसे F बराबर ma होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए F बराबर mg लगता है, ठीक है ना। और इसकी दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो एक तो ये बल कार्य करेगा, दूसरा क्या कार्य करेगा, हवा में छेड़ता हुआ जाएगा, तो हवा का भी इस पर कुछ प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था, पता नहीं इसमें या थर्मो की क्लास में, कि प्रत्येक वस्तु, गाड़ी में जैसे रोड पे चलती है, फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध हर वस्तु पर लगता है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर हवा का भी कुछ प्रतिरोध होगा। मान लेते हैं हवा के प्रतिरोध को अगर हम नगण्य यहाँ पे मानते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ही स्पीड के साथ में जाता है, तो यहाँ हवा का प्रतिरोध उसके सापेक्ष बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं कि हवा का प्रतिरोध तो होता है नगण्य। तो आप लिखो रॉकेट पर कार्यरत बाह्य बल कौन कौन से लगेंगे। पहला लगेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, mg, नीचे की ओर, ठीक है। और दूसरा लगता है आपका हवा का प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पीडली जाता है रॉकेट, तो इस पे हवा का प्रतिरोध हम लगभग नगण्य मानते हैं, इसको हमने मान लिया नगण्य। इसका मतलब दो ही तो बल लग रहे थे, जिसमें भी इसका मान तो आपने नगण्य ही मान लिया, तो आपके पास कौन सा बल बच गया, सिर्फ ये गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मतलब कि रॉकेट पर लगने वाला जो बाह्य बल होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल, और वो कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ वो कार्य करेगा, क्लियर है। दो बल लग रहे हैं जिसमें से एक तो हमने नगण्य ही माना है, तो सिर्फ रिजल्टेंट बल हमारा यही तो रह गया, परिणामी बल, और इसकी दिशा भी कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रॉकेट पर कार्यरत बाह्य बल की दिशा नीचे की ओर होगी, रॉकेट पर कार्यरत बाह्य बल हो जाएगा, और बल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ लगने के कारण हम एफ एक्सटर्नल का मान क्या मान सकते हैं, -mg। इक्वेशन नंबर चाहे 2 मान लो इसको,
फाइबल का मान कितना हो जाएगा माइनस एम जी के कारण, ठीक है ना। एम जी क्यों लगाया हमने, क्योंकि जी खुद भी नीचे की तरफ है और ये जो वी आर लग रहा है इस वी आर का मान भी तो नीचे ही होगा, क्लियर है। वी आर का मान भी तो नीचे की तरफ ही होगा ना, क्योंकि वी आर भी क्या था, निष्कासित द्रव्यमान का रॉकेट की गति के सापेक्ष वेग था, ठीक है। तो वी आर भी नीचे की तरफ होगा क्योंकि जी भी किधर है, नीचे की ओर। तथा बी आर जो आपका लग रहा है प्रणोद, ये भी किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो इन दोनों की ही डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ये भी माइनस दिशा में, ये भी माइनस हो जाएगा। नीचे की तरफ हम नॉर्मली माइनस मानते हैं ना, तो जी नीचे की ओर, इसलिए एम जी का मान तो नेगेटिव हो ही गया और वी आर भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, ठीक है ना, उस द्रव्यमान निष्कासित द्रव्यमान का वेग। इसका अर्थ यहाँ वी आर भी कैसा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इन मानों को समीकरण 1 में रखें, ये नोट कर लिया आपने, इतना कर लो एक बार। ठीक है, ये मान भी नीचे की तरफ, तो आप लिखना समीकरण 1 में रखने पर क्या बच जाएगा आपके पास, टी बटे डी टी एम वी बराबर, ये समीकरण 1 है, एफ एक्सटर्नल का मान माइनस एम जी और वी आर का मान भी कैसा नीचे की तरफ बताया हमने नेगेटिव, तो माइनस का वी आर डी एम बटे डी टी, ठीक है। ये हो जाएगी अब हमारी समीकरण नंबर 1 में, ये हमने चेंज कर दिया। क्लियर है इतना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बस इस चीज को हमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ से हमने मान लो m बाहर ले लिया, यहीं पे देख लो m बाहर लेकर के हमने इसको इस रूप में लिख दिया dv बटे dt m, क्लियर है। और इधर f एक्सटर्नल का मान माइनस एम जी और वी आर नेगेटिव, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dt को उधर भेज दिया हमने, तो m dv, इस चीज को थोड़ा सॉल्व करना है हमें, तो क्या किया हमने, dt उधर भेज दिया, तो इधर m dv बराबर माइनस m g इंटू डी टी माइनस, यहाँ पे आएगा dt मल्टीप्लाई में, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर इंटू में डी एम, ये बच जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करें, m से डिवाइड कर दें, m से भाग देने पर क्या हो जाएगा, m से यहाँ डिवाइड करोगे तो m से m कैंसिल, dv बच जाएगा बराबर, यहाँ भी m से m कैंसिल, तो माइनस में g इंटू डी टी बच जाएगा माइनस वी आर एज इट इज और dm बटे m। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन, तो देखो dv का समाकलन आप करोगे, लिमिट कहाँ से लगाओगे, प्रारंभिक आपका वेग क्या था, प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं कि v नॉट था हमारा वेग, ठीक है। तो v नॉट से लेकर के v तक बराबर माइनस टी एज इट इज, dt का समाकलन हम करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने माना था t बराबर 0 टाइम पर, जब m नॉट द्रव्यमान लिया था, और t बराबर 0 टाइम का ही वेग है, ठीक है ना। आप सोचोगे कि मैम आपने v बताया था, v तो हमने t टाइम पर बताया था, ठीक है। दो डायग्राम बनाए थे स्टार्टिंग में, आप देखो हमने यहाँ पे क्या बताया था,
m द्रव्यमान है, v वेग है, t टाइम पर बताया था हमने। t बराबर 0 टाइम पर m का मान m नॉट बताया था, इसका तो इस टाइम t बराबर 0 रहा होगा और इसके साथ वेग बराबर में क्या रहेगा, v नॉट रहेगा, ठीक है ना। तो v नॉट से लेकर के v तक बराबर t का टाइम में कितना हो जाएगा, t बराबर 0 से t तक, t बराबर 0 से t तक माइनस वी आर एज इट इज dm बटे m, और m का मान भी कहाँ, m नॉट से लेके m तक। कर लो समाकलन, समाकलन करो, क्या आता है। समाकलन कर देंगे, क्या आ जाएगा, v लिमिट v नॉट से v तक बराबर में माइनस का g t लिमिट 0 से t तक माइनस में वी आर। अब dm बटे m का समाकलन क्या हो जाएगा, log m, log m लिमिट कहाँ से, m नॉट से m तक रख देते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, v माइनस वी नॉट बराबर माइनस जी टी माइनस वी आर लॉग m माइनस लॉग m नॉट। क्लियर है। तो यहाँ से आपका v माइनस वी नॉट बराबर माइनस जी टी माइनस वी आर लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a अपॉन b, तो लॉग m अपॉन m नॉट। क्लियर है। यहाँ से v माइनस वी नॉट, अब आप चाहो तो इस वी आर को क्या हम इसकी पावर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव वे को भी हम पावर में ले सकते हैं। इस माइनस को अगर हम इसकी पावर में ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, प्लस वी आर लॉग, माइनस पावर लेने की वजह से ये मान उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, m नॉट बटे m। यहाँ चाहे लिख लेना माइनस पावर लेने पर घात ले लिया ना, समझते हो ना, माइनस को आपने घात ले लिया, ये हो गया एक तरीके से, देख लो जिनको नहीं आ रहा हो, लॉग m बटे m नॉट इसकी घात माइनस 1, माइनस को आपने ऊपर घात के रूप में ले लिया, ठीक है। इस माइनस घात को अंदर लगाओगे तो क्या मान आ जाएगा, लॉग m नॉट अपॉन m हो जाएगा ना, ये उल्टा मान हो जाएगा ना, ठीक है। वही हमने इस रूप में लिख दिया है। यहाँ से आप v का मान क्या निकाल सकते हो, v बराबर वी नॉट को इधर ले आए हम, माइनस जी टी प्लस वी आर इंटू लॉग एम नॉट अपॉन में m। ये होता है आपका फाइनल वेग, अंतिम वेग किसका, रॉकेट का। क्लियर है। परिणामी वेग या फिर अंतिम वेग आप लिख सकते हो, परिणामी वेग इसका, रॉकेट का। रॉकेट का परिणामी वेग। क्लियर है। तो इस वेग के साथ में रॉकेट की जो परिणामी गति होती है उस दौरान रॉकेट का वेग क्या होता है, किस अवस्था में, जब इसका वेग द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है और उस निष्कासित द्रव्यमान के सापेक्ष भी रॉकेट का कुछ वेग हो रहा है वी आर, तो वो भी आएगा प्लस में और टोटल फाइनल इक्वेशन आपकी हो जाएगी ये, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर लिख लेना,
इक्वेशन नंबर शायद 3 होगी ये, जो भी हो वो इक्वेशन नंबर लिख लेना, ठीक है ना। अब हम इसमें अगर एक कंडीशन माने, क्या मान लिया हमने कि रॉकेट का प्रारंभिक वेग कैसा हो, 0 हो, कि इसका वेग स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हो। ये फाइनल आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। ये इक्वेशन तो आपको याद रखनी है। लेकिन अब हम मान के चलते हैं कि रॉकेट का आपका प्रारंभिक वेग ही 0 हो जाए। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, v नॉट बराबर 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, तब v का मान क्या आ जाएगा, v बराबर, ये वेक्टर्स लगा लेना, ठीक है ना। v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस जी टी प्लस बी आर लॉग एम नॉट अपॉन एम, ये मान आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि माना जीटी भी कैसा हो, 0 हो, ये किसी कंडीशन में 0 होता नहीं है। जी का मान, जी क्या है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण, एक तरीके से हम यहाँ पे जी को ही 0 मान रहे, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। ये मान आपका कभी 0 होता नहीं है। लेकिन हम यहाँ केवल क्या देखना चाह रहे हैं कि जब इस रॉकेट पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा, कोई भी बल नहीं कार्य कर रहा, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं, उस कंडीशन में उसके शुद्ध शुद्ध वेग क्या होगा उसका, एक तरह से हम वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वेग जीटी कहाँ से आया था, इस पर जो वाय बल लग रहा है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था नीचे की तरफ, उसकी वजह से आया था ना जीटी। हम वो कंडीशन चाहते हैं कि रॉकेट पर कुछ भी बाह्य बल ना लगे, प्रतिरोध तो नगण्य था ही, गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज से भी अगर ये बाहर चला जाए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीटी हमने एक तरह से 0 माना, तब आपके पास वेग v बराबर क्या हो जाएगा, जीटी 0 मान लिया तो बी आर लॉग एम नॉट अपॉन में एम, ये भी आपकी होती है रॉकेट की फाइनल समीकरण। किस अवस्था में, जब रॉकेट पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 4 लिख लेना इसको, और ध्यान रखना हमेशा रॉकेट की समीकरण के रूप में। ठीक है, तो ये आपका रॉकेट का अंतिम जो वेग आता है वो ये होता है, किस कंडीशन में, जब इसका प्रारंभिक वेग v नॉट 0 हो, और दूसरा कि इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जीटी, उसका मान भी कैसा हो, 0 हो। कब पॉसिबल है ये, जब रॉकेट बहुत दूर निकल जाए अंतरिक्ष में, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज से बहुत ऊपर निकल जाए, तब कहीं जा करके कभी ऐसा होता है कि उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, उस जी का मान कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये मान आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपकी रॉकेट की फाइनल गति की समीकरण आ गई, ठीक है ना। अब अगर हम इनके मान देखते हैं, देखो एक और चीज हम इसमें देखना चाहते हैं, क्या है, समझ में तो आ गया ना आपको पूरा टॉपिक, रॉकेट कैसे काम करता है, और रॉकेट के लिए अंतिम वेग का मान क्या होता है वो हमने निकाल दिया, ठीक है। एक और चीज हम देखते हैं कि ये जो वी आर होता है, वी आर का जो प्रायोगिक मान होता है, प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है, वी आर क्या था हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी या निर्वातक वेग या आपेक्षिक वेग, किसका, जो निष्कासित द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान निकल रहा है
उस द्रव्यमान का रॉकेट के सापेक्ष वेग था, ठीक है ना। तो वी आर का जो प्रैक्टिकल मान होता है, प्रायोगिक मान, वो लगभग होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेग है तो किलोमीटर पर सेकेंड होता है वी आर का मान, ठीक है। और ये जो m0/m होता है, m0/m का जो प्रायोगिक मान होता है वो लगभग होता है 4। माने हुए भाई, ये मान तो कैलकुलेशन की हुई है ना। वी आर क्या है, उस निकलने वाले द्रव्यमान का रॉकेट के सापेक्ष वेग है, तो ये भी कैलकुलेट की हुई है। और ये रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान और किसी क्षण t पर m द्रव्यमान, इनका जो वेग, इनका जो अनुपात है, ये भी माना हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों वैल्यू के हिसाब से तब हम v का मान निकालें, इन दोनों वी आर का मान आप 2.5 रखो और m0/m का मान 4 रखो, मतलब आपको क्या सॉल्व करना है, 2.5, या यहाँ से देखो वेग v बराबर आप ये मान रखो 2.5 log 4, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब जो आपके पास v का मान आता है, वेग रॉकेट का, वो कितना आता है, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। रॉकेट का जो वेग आता है वो आपके पास लगभग इतना आता है, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर आता है। क्या है ये, रॉकेट का अंतिम वेग, कि रॉकेट किस वेग के साथ में गति कर रहा है। जबकि रॉकेट के लिए जो पलायन वेग का मान होता है, पलायन वेग आप लोग जानते हो क्या होता है, पढ़ा होगा ना आपने। पलायन वेग क्या होता है, वह वेग होता है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आवश्यक होता है। पलायन वेग, अभी जो हमने कहा कि उस कंडीशन में जहां जाकर के जी का मान 0 हो जाए, तो एक वेग होता है जो वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए जरूरी होता है। वो पलायन वेग का मान कितना होता है, लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। अब पलायन वेग के मान से v का मान तो बहुत कम है, ठीक है ना। कहाँ ये 11.2, कहाँ ये 3.5 है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। पलायन वेग जिनको नहीं पता हो ब्रैकेट में लिख लेना, वह वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है ना, ये मान होता है। अब क्योंकि रॉकेट के लिए वेग का मान जो आया है v, वो इसके पलायन वेग के मान से क्या है, बहुत कम आया है। पलायन वेग जो होता है इसको हम वैसे vp से शो करते हैं, vp, तो v का मान vp से बहुत ज्यादा कम आता है, ठीक है ना। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, बहुचरणीय रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। ये जो अभी हमने पूरा पढ़ा, ये कौन सा था, एक चरणीय रॉकेट, सिंगल स्टेज रॉकेट था ये। जहां आपने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के नीचे चाहे लिख लो आप लोग, सिंगल स्टेज रॉकेट, सिंगल स्टेज रॉकेट या एक चरणीय रॉकेट, ठीक है ना। लेकिन एक चरणीय रॉकेट के लिए जो वेग का मान आता है वो उसके पलायन वेग के मान से बहुत कम होता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, एक बहुचरणीय रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, बहुचरणीय या मल्टी स्टेज रॉकेट। तो अभी जो हम लोग रॉकेट यूज में लेते हैं, जो भी साइंटिस्ट वगैरह, वो कौन से मल्टी स्टेज रॉकेट ही होते हैं। इस रॉकेट में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे अलग अलग कई सारे चैम्बर बने होते हैं द्रव्यमानों के, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ईंधन है, इतना भाग उसका जल गया, तो ये इस भाग को पीछे छोड़ देता है, इतना भाग ये छोड़ देता है, ठीक है। फिर जैसे ये भाग जैसे जल जाएगा, इतने भाग को छोड़ देगा। मतलब क्यों, क्या करता है, द्रव्यमान में कमी के साथ साथ उसके वेग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस जले हुए द्रव्यमान को साथ लेके नहीं चलता है, वो उतना भाग छोड़ता जाता है, धीरे धीरे इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और वेग इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और तब इसका वेग इस पलायन वेग तक पहुंच जाता है और ये इजीली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है।
स्वाभाविक जो मान है 2.5 और 4, तो यहाँ से वेग का मान लगभग आपके पास 3.5 किलोमीटर के समथिंग आएगा, ठीक है ना। जबकि पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है। पलायन वेग कौन सा होता है? वो वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। और क्योंकि रॉकेट के वेग का मान पलायन वेग के मान से बहुत ज्यादा कम होता है, v इज वेरी वेरी लेस देन vp होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कम होता है। इस कारण से क्या किया जाता है, ये जो एक क्षणीय रॉकेट होते हैं, सिंगल स्टेज रॉकेट, इनका प्रयोग उतना ज्यादा संभव नहीं होता है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, मल्टी स्टेज रॉकेट, बहुचरणीय रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाता है, क्योंकि जितना द्रव्यमान जल जाता है वो उतने पूरे पार्ट को ही नीचे छोड़ देता है, ठीक है। तो द्रव्यमान इसमें कम होता जाता है और वेग बढ़ता जाता है, इसीलिए वेग बहुत बढ़ जाता है और पलायन वेग से भी ज्यादा वेग हो जाता है और रॉकेट गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट, किसका, रॉकेट की गति का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स वगैरह। ओके, तो तब तक आप लोग इसको पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो देख लीजिए। थैंक यू।